हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो आपका 2022 में मई जून में जो पेपर हुआ था कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसकी सारी थ्योरी कि उसमें कौन कौन सी थ्योरी है कि उसके आंसर क्या है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा उनके आंसर के बारे में, ताकि आपका काम थोड़ा और आसान हो जाए और आप थोड़ा सा और पास हो जाओ। ठीक है, तो अब बोलोगे 2022 की थ्योरी बताइए कौन सा उसमें पेपर आ जाएगा, लेकिन क्या पता एक आधा क्वेश्चन आ जाए। और इस टाइम तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन होता है इसमें कितने नंबर का, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। पक्की बात है। देखो, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अभी मशीन आर रेट आना पक्का है, रिकन्सिलेशन आना पक्का है, प्रोसेस आना पक्का है। ये 3 क्वेश्चन आने पक्के हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लो जो आप करा दिए। अब थ्योरी और मैं यहाँ करा देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं थ्योरी को, समझते हैं थोड़ा सा। तो जैसे स्टार्ट करा, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो चालू करते हैं मेरे भाइयों। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा था आपके पेपर में कि हाँ, पहला क्वेश्चन दे रखा था कि CASB वॉज सेटअप इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रोल ऑफ CASB। मतलब कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, CASB का मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इन्होंने जो सेटअप किया कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड को, तो CASB का रोल क्या है। तो CASB के रोल की अगर मैं बात करूं, 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो सीधा बोला गया पहले पॉइंट आपको बताना है इसका नाम, कि द फुल नेम ऑफ CASB इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा कि भाई CASB प्रोवाइड गाइडेंस टू यूजर्स, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, रेगुलेटर्स हो, रिसर्चर हो, इंस्टीट्यूट के, टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस हैज कंसिडर्ड CASB। मतलब कि बोला जाए तो CASB का मेन मोटिव था कि अकाउंटिंग हम बहुत बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग करती है। तो इन्होंने क्या करा है, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सारे जितने भी हम अकाउंटिंग करते हैं इनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, सेम समान चीज़ लाने के लिए इन्होंने कुछ बनाए स्टैंडर्ड्स। क्या बनाए? स्टैंडर्ड्स। तो मेन मोटिव क्या था स्टैंडर्ड्स का, कि भाई सब में क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। वरना मैं किसी और तरीके से कर रहा हूँ, कोई और तरीके से कर रहा है, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। पक्की बात है। तो CASB का मेन मोटिव क्या था कि जितने भी मैंने आपको नाम बताए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो रेगुलेटर्स हो, रिसर्चर हो, ये इनमें यूनिफॉर्मिटी है इनके अकाउंट्स में। ठीक है। अगली बात, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था फॉर्मुलेट करना क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगली बात, कीप इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ CASB डेवलप्ड स्टैंडर्ड्स। इसी चक्कर में CASB ने देखा, कॉस्ट अकाउंटिंग में देखा कि भाई इनके जो स्टैंडर्ड है इन्हें डेवलप करना चाहिए, तो साथ में CASB ने क्या करा, उसको डेवलप भी किया। फिर अगर मैं और बताऊं इसके बारे में, इंट्रोडक्शन, इशूइंग स्टैंडर्ड्स, एक्सप्लेन द टर्म्स यूज इन स्टैंडर्ड। साथ में CASB ने क्या करा कि बहुत सारे स्टैंडर्ड तो इशू करे, अब उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं उनके बारे में भी डिस्क्राइब किया। फिर ये बोल रहे हैं सन 2001-2 से लेके 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स बनाए गए हैं, 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स बनाए गए हैं, जो भी इसमें GAAP भी है। GAAP क्या होता है? जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कोई डाउट तो नहीं है? तो अगर आपको इस बारे में बताएगा तो आप आसानी से समझा दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बोलोगे नंबर 1 पे कि इसका नाम क्या है पूरा, दूसरी बात ये क्यों बना था, ताकि सब में सिमिलैरिटी रहे। सिमिलैरिटी के बाद इन्होंने CASB जो बनाया था, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो था, ये चाहते थे कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। दूसरी बात कि जो इनमें टर्म्स है उनको एक्सप्लेन किया जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, ये था वो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आया कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करी जाती है। तो पहला पॉइंट, कॉस्ट एसर्टेन। अब हम जानते हैं, अब देखो ये पॉइंट है, इन पॉइंटों के अंदर मैटर क्या लिखना है। जैसे पेपर में कॉस्ट एसर्टेनमेंट, तो आप बोलोगे एसर्टमेंट, तो एसर्टेनमेंट मतलब निकालना। तो आप बोलोगे हम जानते हैं जब हम एक बिजनेस को करते हैं तो किसी प्रोडक्ट को बनाने में हमारी कॉस्ट लगती है, और कॉस्ट अगर हमारी एरर होती है, मतलब गलत निकालते हैं, तो उसका फर्क किससे पड़ेगा, प्रॉफिट पे। तो प्रॉपर कॉस्ट का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। दूसरा, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अब सीधी सी बात है, जब तक हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा, हम उसमें प्लस प्रॉफिट करके हम अपना सेल प्राइस नहीं बता पाएंगे। तो सेलिंग प्राइस को पता लगाने के लिए हमें एग्जैक्ट निकालना पड़ता है क्या, कॉस्ट ना। नेक्स्ट, हेल्प इन एस्टिमेटिंग कॉस्ट, कि एक प्रोडक्ट को बनाने में नेट कितना अमाउंट लगा है, ये भी हमें पता कहाँ चलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से। ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट कंट्रोल। भाई एक बिजनेस जो चलता है, अगर मैं उस बिजनेस की बात करूं,
तो सीधी सी बात है, दो चीज़ों पर ध्यान देते हैं, मिनिमाइजिंग कॉस्ट, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। पक्की बात है। तो सीधी सी बात है, इसका मेन मोटिव क्या हुआ कि मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। फिर लिखा है प्रोवाइड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। भाई कॉस्ट से रिलेटेड अगर मतलब डेटा आपको अपने पास प्रॉपर रखना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ आपको ऑब्जेक्टिव, दो क्वेश्चन प्रॉपर हो गए। तीसरा क्वेश्चन है लेबर टर्नओवर क्या होता है और इसे मेजर कैसे करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, आपको पता है एक कंपनी में जो लेबर होते हैं इनका आना जाना लगा रहता है। पक्की बात है, मतलब में वेरिएशन होती रहती है। तो इन वेरिएशन के बारे में पता लगाना ही क्या होता है हमारा लेबर टर्नओवर। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि वी नो डैट फैक्ट्री वर्कर्स चेंजेस फ्रॉम वन एम्प्लॉयमेंट टू अनदर। सीधी सी बात है। तो दिस इज समटाइम डन फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, समटाइम बेटर वर्किंग कंडीशन। और ये क्यों करते हैं, ताकि उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो सीधी बात है, इस मोबिलिटी को ही बोला जाता है लेबर टर्नओवर। कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसको निकालने के हमने तुम्हें 3 रेट दे रखे हैं। पहला फॉर्मूला दे रखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। देखो सीधी सी बात है, ये इनके 3 वो दे रखे हैं। एक पहले का मेथड है सेपरेशन रेट, रिप्लेसमेंट रेट और फ्लेक्सिबल रेट। ठीक है, तो 3 तरीके से फाइंड किया जाता है। दोबारा किसी ने आपसे पूछा कि भाई लेबर टर्नओवर क्या होता है, तो भाई एक मतलब बिजनेस के अंदर हमारी लेबरों का आना जाना लगा रहता है, मूवमेंट होती रहती है। तो इस मोबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर। जिसे निकालने के कितने मेथड होते हैं, 3। पहला क्या बोला मैंने आपको, सेपरेशन रेट, रिप्लेसमेंट रेट और फ्लैक्स रेट। कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल में भी आता है ये और थ्योरी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कि ईओक्यू क्या होता है, ईओक्यू क्या होता है। तो इसका पूरा नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या नाम है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये होता क्या है, तो भाई सीधी बात है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट ऑफ स्टॉक। मतलब कि ज़्यादा कम से कम, मतलब बोले तो मिनिमाइज करना कॉस्ट को, ऑर्डरिंग कॉस्ट को और होल्डिंग कॉस्ट ऑफ स्टॉक को, ही क्या आता है, क्या, रीऑर्डरिंग। नेक्स्ट, दिस मे बी पॉसिबल। ये कब पॉसिबल हो पाया है, जब हमने इस फॉर्मूला का यूज किया। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई ओ क्यू इक्वल टू अंडर रूट 2ab अपॉन में सी एस। क्या होता है, अंडर रूट 2ab अपॉन में क्या लगाओगे, सी एस। अब इसके बारे में लिखना कि ए बी होते क्या है। तो ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन। क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन। बी का मतलब क्या होता है, बाइंग कॉस्ट। सी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट। और एस का मतलब क्या होता है हमारा, शॉर्टेज। क्या होता है, शॉर्टेज। इसे एक्सप्लेन करना। फिर लिखना डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ एनी आइटम ऑफ मटेरियल और मटेरियल परचेज एट अ टाइम इज फंडामेंटल प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल परचेज मैनेजर। भाई एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाना हमारे लिए क्वांटिटी की, तो भाई ये तो बड़ी बात है। जितनी परचेज मैनेजर उसके लिए प्रॉब्लम की बात है, चाहे कम से कम हो चाहे ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसीलिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर एक एग्जांपल ना अपनी तरफ से कुछ भी लेना, ए की वैल्यू कुछ रख लेना, बी की रख लेना, सी की रख लेना और सॉल्व करके दिखा देना। ये करना है आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई टाइम कीपिंग के मेथड कितने होते हैं, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि टाइम कीपिंग मतलब कि एम्प्लॉयज़ के टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे पता लगाएं। तो सीधी बात है, 3 मेथड है। एडवांस रजिस्टर, जैसा आपने देखा होगा कि स्कूल में रजिस्टर मतलब बच्चों की अटेंडेंस लगती है, तो या तो आप एम्प्लॉय की ऐसे अटेंडेंस लीजिए। दूसरी बात, मेटल डिस्क मेथड। मेटल डिस्क मेथड मतलब कि आपने देखा हो मेटल कार्ड मिलते हैं, मेटल कार्ड इशू करो लोगों को। नंबर 3 टाइम क्लॉक, कि आप टाइम क्लॉक कार्ड बनाओ और उनके टाइम की टेंडेंसी को चेक करो। तो ये था आपका टाइम कीपिंग। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो पेपर के लिए है कि कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट क्या होता है। तो भाई सीधी बात, मशीन आवर रेट के बारे में बताऊं तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, मेथड तो वहाँ से कॉपी कर लेना है। थोड़ा बहुत समझाया था इसके बारे में। ये कह रहे हैं कि भाई मशीन आवर रेट जो है वो एक मोस्ट साइंटिफिक मेथड होता है किसी भी फैक्ट्री के ओवरहेड को पता लगाने का। भाई ये एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड है मशीन आवर रेट, किसी भी फैक्ट्री ओवरहेड को पता लगाने का। फिर ये बोल रहे हैं कि भाई इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड इन रनिंग अ मशीन फॉर एन आवर। 1 घंटे में जो मशीन चल रही है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, इसका मतलब ये होता है। फिर मशीन आवर रेट को डिटरमाइन करते हो, यहाँ तुम्हें बताना है फॉर्मूला। क्या बताना है, फॉर्मूला जो मैं आपको ऑलरेडी आपकी वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये है आपकी 2022 की थ्योरी। दोस्तों इसे प्रॉपर अपने माइंड में सेट कर लेना। अच्छा एक चीज़ और, अब जैसे इसमें इंपॉर्टेंस आई तो क्या पता लिमिटेशन आ जाए, तो इसको भी रिपीट कर लेना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ABC एनालिसिस, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखना।